तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों जॉब लर्नर्स पर स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट्स के लिए मैं बहुत ही शानदार जबरदस्त अपडेट आज से स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों एसएससी जीडी के जो प्रीवियस जितने भी पेपर हुए 2024 में उनके सभी की पूरी कंप्लीट मैथ्स आपको करवाने वाला हूं। और दोस्तों जो आज मैं आपके साथ पेपर डिस्कस करूंगा वो 20 फरवरी 2024 को जो पेपर हुआ था वो है, जो उसमें जो मैथ्स के 20 क्वेश्चन आए थे वो दोस्तों आपको हल करके सॉल्यूशन करके इतना शानदार भी मैं बताऊंगा कि आप वास्तव में ये समझोगे कि इतनी शानदार मैथ हमने कभी नहीं पढ़ी। और दोस्तों ये जो वीडियो है वो हर सुबह आपको 8 बजे मिलेगा। तो दोस्तों अब आने वाले मैं 1 महीने से ज्यादा आपको जो 20, 30, 50 शिफ्ट हुई है ना एसएसजीडी उसकी मैथ का कंप्लीट दोस्तों 20 में से 20 टारगेट लेकर के आपको मैं 20 के 20 प्रश्न हल करवाऊंगा। तो दोस्तों इसी में बोल रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों अब एसएससी जीडी की गणित पढ़ने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों एसएसजीडी का जो ये प्रैक्टिस बैच है आपका वो आ चुका है, जिसमें मैं आपको ये जो शिफ्टें हुई है इस बार वो उनका सभी का मैथ्स का सॉल्यूशन करवाऊंगा। और दोस्तों आप सभी का प्रेम बना रहा और चैनल पर अच्छी ग्रो रही तो मैं दोस्तों आपके लिए रीजनिंग की फैकल्टी भी दोस्तों व्यवस्था करूंगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल मैं आपके साथ मैथ्स के 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने से क्या है कि आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप कंप्लीट मैथ्स रेगुलर बेसिस पर 8 बजे पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद आपसे यही कर रहा हूं कि आपने जो मैंने बताया उसी प्रकार से सब्सक्राइब भी कर लिया। अब चलिए दोस्तों करते हैं प्रश्नों की स्टार्ट कि किस प्रकार के प्रश्न इस बार एसएसजीडी में पूछे गए थे। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए पहला प्रश्न आ चुका है। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें हो सकता है कि आपको प्रश्न उस हिसाब से ना मिले, क्योंकि दोस्तों होता है क्या कि उसमें तो प्रश्न 1 से लेकर के आपको 20 तक मिलते हैं, लेकिन दोस्तों मैं वही 20 प्रश्न लेके आया हूं। लेकिन दोस्तों मेरा जो ये आप देखेंगे कि जो सीक्वेंस है उसमें दोस्तों हो सकता है आगे पीछे, लेकिन दोस्तों वही के वही 20 प्रश्न आपको मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो दोस्तों पहला प्रश्न पढ़ के देखिए क्या लिखा है कि 7200 रुपए में 7200 रुपए को पी क्यू आर के बीच 1/2, 4 और 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो आर का हिस्सा क्या है। दोस्तों सबसे पहले आप इनको लिखिए, पी क्यू और आर को लिखिए। फिर दोस्तों पी का हिस्सा है 1/2, ठीक है, क्यू का है 4 और आर का है 3/2। तो दोस्तों इस प्रकार के जब रेशियोज हो तो उनको सबसे पहले नॉर्मल रेशियो में, फ्रैक्शन रेशियो को नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों करते क्या है कि जो ये बट्टा में होते हैं ना इनका लघुत्तम लेकर के हम गुणा करते हैं। तो दोस्तों इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिए, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखा कि बट्टा में यहाँ 2 है, 2 1 2 तो लघुत्तम हो गया 2, मतलब सभी इस रेशियोज को 2 से गुणा करूंगा। जब दोस्तों इसको मैं 2 से गुणा करूंगा पहली को, तो दोस्तों क्या आएगा आप भी देखिए। इसको मैं यहाँ 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ मैं दोस्तों 2 से गुणा करूंगा तो 8 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ मैं 2 से गुणा करूंगा तो 3 आ जाएगा। तो ये दोस्तों रेशियो बन गया 1:8:3। तो अब आर का हिस्सा बहुत है दोस्तों। तो रुपए टोटल कितने हैं, पहले सबसे पहले उसको देखिए, 7200 रुपए है। अब दोस्तों आपको किसका हिस्सा चाहिए। दोस्तों इस हिस्से को बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, वरना आप किसी दूसरे का निकाल दोगे। 7200 रुपए में लास्ट वाले बंदे का चाहिए आर का, तो आर का रेशियो ऊपर लिखेंगे, नीचे रेशियो का टोटल लिखेंगे। तो दोस्तों इनको जोड़ोगे तो 12। तो दोस्तों बस हो गया यही सवाल। इसको काटोगे तो आप 6 बार 600, और दोस्तों 600 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों कितना उत्तर आ जाएगा आपके पास, 1800। तो दोस्तों आर का हिस्सा हो गया 1800। दोस्तों ये देखिए 1800 सही लगा हुआ है। तो दोस्तों देखिए मैंने 1800 निकालना ही बता दिया कैसे निकालना है, और आपने यहाँ आंसर भी मिला लिया कि सर हाँ 1800 ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये आज की अपनी क्लास का पहला प्रश्न था। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ से आप समझ गए कि मैं कॉन्सेप्ट कितना शानदार बेसिस पर आपको बताऊंगा। और दोस्तों मैं इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, उससे क्या है कि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप कंटिन्यू मेरे साथ 8 बजे रोज पढ़ेंगे। तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि 20 में से 20 दोस्तों, अगर आपने अभी तक गणित नहीं पढ़ी तो भी आप 20 में से 20 स्कोर कर पाओगे, अगर मेरे बताए हुए सभी जो 20-30 सेशन जो मैं प्रीवियस ईयर का ले रहा हूं, मतलब जो पेपर अभी एसएसजीडी का हुआ था वो पेपर करवा रहा हूं, तो उससे पूरी की पूरी गणित गारंटेड आप सीख जाओगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज की क्लास के अपने सेकंड प्रश्न की ओर। दोस्तों देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है। दोस्तों कितने का है दोस्तों, 2320 रुपए का खरीद रहा है। फिर और उसकी मरम्मत पर 180 रुपए खर्च कर रहा है। तो दोस्तों वही उसकी लागत ही तो हो गई।
जैसे इतने में तो खरीद के लाया और 180 की उसने मरम्मत करा ली, मतलब बल्ले पर कवर कवर लगवा लिया, कहीं टूट फूट थी उसको चिपका लिया होगा। तो दोस्तों यहाँ से इसकी लागत पड़ गई 2500 रुपये, 2500 रुपये इसकी पड़ गई। तो इसे 2400 रुपये में बेचता है दोस्तों। 2500 रुपये का ये इसके बैट आया था, मतलब तैयार होके मतलब बेचने लायक बना था। और इसने जब 2500 का बेचने लायक हुआ तो इसने इसको 2400 रुपये में ही बेच दिया। 2500 का माल दोस्तों बन गया 2400 में बेचने का, मतलब यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि 100 रुपये का नुकसान हुआ है। लेकिन इसने इस रुपये में नहीं, इसने परसेंट में पूछा है। तो दोस्तों जब अपने को परसेंट हानि निकालते हैं, लाभ निकालते हैं, तो वैसे केस में दोस्तों सीख लेना कैसे निकाला जाता है, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो दोस्तों, सभी में सेम रहेगा। तो ऊपर अपन जो भी लाभ या हानि होती है दोस्तों, जो लाभ या हानि होगी उसको ऊपर रखेंगे। नीचे यहाँ पर दोस्तों हमेशा सीपी रहेगी और गुणा में 100, क्योंकि परसेंट पूछा हुआ है। तो दोस्तों इसमें अपने को क्या हो रहा है 100 रुपये, क्योंकि 2500 का खरीदा तो 2320 में, लेकिन 180 और रुपये और लगा दिए दोस्तों अपने इस पर। तो 2500 का खरीदा हुआ माल 2400 में बेचा है। तो दोस्तों 100 रुपये का नुकसान। सीपी मतलब कितने में खरीदा था 2500 में, और इंटू में दोस्तों 100, 20 से 20, तो 25 से जब इस 100 से इसको काटोगे तो 4 बार, तो 4% हानि। दोस्तों देखिए 4% हानि, ऑप्शन नंबर बी सही लगाया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप धीरे धीरे समझ रहे हैं मैं कितने शानदार तरीके से आपको सभी के सभी भी इस प्रश्न करवाने वाला हूं। इसीलिए बोला दोस्तों चैनल के साथ आप जरूर जुड़िएगा। मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि आपको मैथ में किसी और फैकल्टी या और कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको प्रॉपर पढ़ते रहना होगा, क्योंकि दोस्तों पढ़े बिना मैथ्स में नंबर नहीं आएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज से अपने क्लास का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है कि आर ए काम, दोस्तों देखिए आर ए काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, तो कुल काम का कितना प्रतिशत आर 45 दिन में पूरा कर। अब दोस्तों आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको पता है कि 90 दिन में वो पूरा काम कर रहा है, इसका मतलब पूरा काम करने का मतलब 100%। अब अपन से 45 दिन में कितना होगा दोस्तों, ये तो एक हर नादान बता देगा कि जब 90 दिन में वो 100% काम कर लेगा तो 90 से आधे दिन है, तो यहाँ काम भी आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों 45 दिन में वो 50% काम पूरा कर लेगा। ये दोस्तों देखिए, तो दोस्तों इससे इजी प्रश्न नहीं हो सकता। और दोस्तों इस प्रश्न को करने का जो मैंने तरीका बताया, इससे शॉर्ट आप कहीं पूरे यूट्यूब पर घूम लेना, अगर इससे इजी प्रश्न मिल जाए या इससे इजी करने का कोई तरीका मिल जाए तो मेरे को बता दें कि सर हाँ आपसे इजी उन्होंने बता दिया। मैंने आपको इससे इजी क्या होगा दोस्तों बताया कि 90 दिन में वो 100% काम करेगा, अपने को उससे 45 दिन में करवाना है, तो आधे दिन तो काम भी आधा हो जाएगा, तो 50% काम। तो दोस्तों इससे इजी इस प्रश्न को सोल्व करने का कोई तरीका नहीं हो सकता दोस्तों। उम्मीद करो आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए दोस्तों देखिए आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर बतानी है। दोस्तों क्या बोल रहा है, 40 वर्षों तक साधारण ब्याज है ना, वो उस धनराशि का 2/5 है। दोस्तों आपने बहुत प्रश्न किए दोस्तों, ये बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा दोस्तों। ब्याज कितना है कि उस धनराशि का जो राशि मतलब राशि दोस्तों प्रिंसिपल, और यहां लिख रहा हूं SI, कि जो साधारण ब्याज उस राशि का 2/5, अगर वो राशि 5 रुपए थी ना तो दोस्तों साधारण ब्याज 2 है। दोस्तों उम्मीद करो इस लाइन से आप समझ रहे होंगे कि साधारण ब्याज उस धनराशि का 5/2, दोस्तों धनराशि मैंने 5 मान ली तो इसका 5/2 2 रुपये आ जाएगा। तो दोस्तों अब कुछ नहीं करना, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर, दोस्तों ब्याज का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ब्याज बराबर ये दोस्तों मैंने ब्याज ये लिख दिया सीधा ही, ब्याज बराबर मूलधन 5 इंटू दर पूछी हुई है, टाइम है 40 वर्ष और 100। दोस्तों देखिए इससे इजी तरीका क्या होगा, साफ सवाल में लिखा तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ ब्याज का फॉर्मूला, ब्याज की जगह ब्याज लिख दिया मैंने, फिर मूलधन 5 ये रहा इंटू दर पूछी हुई, टाइम दिया हुआ और बट्टा में 100 लगा दिया दोस्तों, 0 से 0। और ये दोस्तों कितना हो रहा है 4 पंजा 20, 20 से दोस्तों इसको काटूंगा क्या दोस्तों, जब ये 20 है तो 20 से इस 10 को काटूंगा तो 2 बार, और इस 2 से इस 2 को काटूंगा तो 1 बार। तो दोस्तों R बराबर यहाँ क्या आ रहा है 1। तो दोस्तों आपके लिए देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने क्या हो रहा है 1%। क्या दोस्तों 1%। तो ये रहा दोस्तों राइट आंसर। दोस्तों कुछ नहीं था, प्रिंसिपल बोला होता है कि प्रिंसिपल जो ब्याज है वो प्रिंसिपल का 5/2 है, तो दोस्तों मैंने प्रिंसिपल को ही 5 मान दिया, तो उसका 5 जब आप 2/5 करोगे तो 2 रुपये ब्याज आ जाएगा। तो दोस्तों ब्याज वाला फॉर्मूला लगा के मैंने ब्याज की जगह ब्याज रख दिया, मूलधन रख दिया, दर रख दिया, टाइम बटे 100। तो दोस्तों यहाँ R की वैल्यू 1% आ जाएगी और राइट आंसर भी आपके सामने ये मौजूद रहा। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट शानदार जबरदस्त प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये तो सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है दोस्तों, एकदम इजी प्रश्न है कि दोस्तों 96 ऑफ 2। दोस्तों इसमें क्या होता है कि अपन जो
ये अपना बोर्ड मास नेम, उसमें ब्रैकेट सबसे पहले शुरू करते हैं, उसके बाद ओ करते हैं और फिर भाग गुणा जोड़ बाकी, इस प्रकार से ये चलता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होते हैं, सबसे छोटा, मंझला और बड़ा। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा करते हैं, तो सबसे छोटे का मतलब दोस्तों ये तो इसको माना जाता है दोस्तों सबसे बड़ा, और जो दोस्तों ये है मंझला, और ये क्या है दोस्तों छोटा। तो दोस्तों सबसे पहले छोटे को ही हल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों करते हैं। सबसे पहले छोटे का मतलब ये रहा, इसको हल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जब अपन कोष्टक में गए तो कोष्टक में देखा कि 90 ऑफ 2, मतलब दोस्तों ऑफ का मतलब हमेशा ध्यान रखना गुणा ही होता है, भाग 24। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि ऑफ है तो पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, और जो उसके उत्तर आएगा, जो आंसर आएगा, उसमें अपन 24 का भाग दे देंगे। मतलब मैं नीचे 24 लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है दोस्तों, ये अपने भाग ही तो देना है। 24 तो यहाँ से काटोगे तो 24 चौको 96, 4 दूनी 8, मतलब इस कोष्टक का उत्तर कितना आ गया 8। ठीक, फिर दोस्तों इसका निकालते हैं। देखिए 36, और ऑफ का मतलब मैंने अभी बताया गुणा होता है। तो दोस्तों 36 गुणा 4, तो दोस्तों 36 गुणा 4। फिर दोस्तों अपने छोटा कोष्टक हल कर लिया, जिसका उत्तर तो 8 आ गया था, लेकिन दोस्तों इसके बाद छोटा करने मतलब इस पूरे कोष्टक का उत्तर आपके पास 8 मौजूद है, तो आपने इसका आंसर निकाल लिया, 36 गुणा 4 आ गया। तो दोस्तों उसके बाद अपन आगे बढ़ने से पहले जो पिछले वाले कोष्टक का उत्तर है, मतलब जो पिछले वाले कोष्टक का जो आंसर है, जो कितना है 8 है, उसका जो भाग का चिन्ह है, तो अपन 8 यहां लेंगे। अब 2 और 2 से यहां से काटोगे तो 18, मतलब दोस्तों जो यहां तक का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 18 आ गया दोस्तों अपने पास। अब क्या करना दोस्तों, 41 को गुणा करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों। अब आगे 41 बचा हुआ है, तो 41 को लिखिए, 41 इंटू जो पीछे से आंसर आ रहा है अपने पास 18, तो 18 एक 18 हासिल पाई 1, और 72 1 73, 738 700, ये रहे दोस्तों राइट आंसर। तो दोस्तों ये भी इजी प्रश्न था, इसमें कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपन छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद जो मजला होता है मिडिल वाला वो करेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्टक हल करते हैं, और ये सब जब कर लीजिए, तीनों प्रोसेस समझने के बाद हम भाग करते हैं और फिर गुणा और बाकी हो जाता है। तो दोस्तों ये एक मतलब अपने को बोर्ड मास नियम के लिए एक परफेक्ट प्रश्न था, जिसमें अपन बोर्ड मास के ब्रैकेट भी समझ सकते हैं, ऑफ भी समझ सकते हैं, भाग गुणा जोड़ बाकी सब समझ सकते हैं, उसके लिए एक राइट आंसर प्रश्न था। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा इजीली। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए कि एक परीक्षा में उपस्थित होने विद्यार्थियों कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। दोस्तों कितने 93 में पास हुए हैं और 7 फेल हुए, क्योंकि 100% बंदे हैं, और 9275 विद्यार्थी उत्तीर्ण। दोस्तों अपने हिसाब से 7% थे, लेकिन सवाल बोल रहा है कि 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले दोस्तों, इसका मतलब यह है कि 7% की वैल्यू ये है दोस्तों, 7% की वैल्यू सवाल में दी है 9275, और अपने से कितने के पूछा है, टोटल विद्यार्थी पूछ रहा है, मतलब अपने को 100% की वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों यहाँ 1% की वैल्यू निकालिए, 7 से काट दी, 13 संति 91, 13 संति 91 बच गया 1, फिर उतारा 17, तो 7 दूनी 14 बच गया 3, और 7 बन जा 35। ये दोस्तों 1% की वैल्यू हो जाती है, अपन से अपने को बतानी है 100% की। तो दोस्तों 2 2 0 दोनों जो चिपका देंगे, तो 1,32,500, 1,32,500 टोटल विद्यार्थी थे। दोस्तों ये रहा इस प्रश्न का राइट आंसर। दोस्तों इसमें कुछ नहीं था, क्योंकि पास का परसेंट दिया, तो अपने को पता है कि अगर 93% अगर पास हो रहे हैं तो ये फेल कितने होंगे 7%, और 7% की वैल्यू इसने क्लियर दे दी कि 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो दोस्तों 7% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू ये हो गई थी, और फिर अपने से 100% की निकालनी है टोटल, तो 100% की 1,32,500। तो दोस्तों इसमें भी कुछ भी मुश्किल नहीं था, उम्मीद करो ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी प्रकार से शानदार सॉल्यूशन अगर आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं, और एसएसजीडी का हर पेपर जो भी 2024 वाला हुआ है, 2023 के सारे पेपर बैक टू बैक लेके आऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। दोस्तों फिर यही बात, ये बोर्ड मास वाला के सबसे पहले छोटा कोष्टक फॉलो करेंगे, फिर मजला करेंगे, और बड़ा है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों यहाँ का अपन करेंगे, तो 175 इंटू 72 भाग 24, 200 साफ लिखा है देखिए, प्लस 5, छोटे कोष्टक में यही है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन आपको पता है कि भाग करते हैं तो 3 बार। तो दोस्तों अब देखिए इसमें 175 गुणा 3 प्लस 5, ऐसा नहीं है कि 3 में आप पहले 5 जोड़ देंगे, नहीं दोस्तों पहले गुणा करना होता है। तो दोस्तों 175 को 3 से गुणा कीजिए, 5 3 15 हासिल पाई 1, 21 1 22 हासिल पाई 2,
3 और 2 5, 525। और दोस्तों अब इसमें ये आगे वाले 5 जोड़ोगे तो यहाँ से कितने बन रहा है आपके पास आंसर है इस छोटे कोष्टक का। तो दोस्तों छोटे कोष्टक का फाइनल आंसर आपके पास आ जाता है 530। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, जो आंसर आया उसको 2 से नहीं दोस्तों 20 से गुणा करना है। ठीक है, 20 से गुणा करने के बाद दोस्तों आपके पास इतनी इक्वेशन का हल आ जाएगा। फिर जो ये हल आ रहा है इसमें दोस्तों 2 का भाग भी देना है। तो दोस्तों देखिए यहीं मैं 2 का भाग भी दे देता हूं। तो दोस्तों यहाँ देखिए 2 से आप इसको काटोगे तो 10 बार, और तो दोस्तों देखिए 530 को आप जब 10 से गुणा करोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएंगे 5300। दोस्तों कोई मुश्किल प्रश्न नहीं था, ये रहा 5300 इस प्रश्न का राइट आंसर। तो दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूँ अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए रहे, अगर आने वाले एसएसजीडी की भर्ती आपको पता है अभी टाइम है, लेकिन दोस्तों टाइम उन्हीं के लिए जो अभी पढ़ रहे हैं। अगर जो पढ़ रहे नहीं ऐसे कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ेंगे तो उनकी नौकरी नहीं लगने वाली, क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन के बाद कोई नौकरियां नहीं लगी जाती। तो इसीलिए आप मुझसे आज से ही जुड़ेंगे और कंटिन्यू दोस्तों अगर आप मुझे 1 घंटा या 50 मिनट देंगे तो मैथ की मैं गारंटी लेता हूँ 20 में से 20 नंबर आपके गारंटेड आ जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार से शानदार प्रश्न को पढ़िए कि 44 आम, दोस्तों लिखा हुआ है कि 44 आम, 121 केले और 11 सेब है, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार के फल हो तो पंक्तियों की संख्या। दोस्तों इस प्रकार से आपसे जब पूछिए कि इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या हो और प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के फल हो तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या। दोस्तों जब पंक्तियों की न्यूनतम संख्या पूछिए तो मतलब एक कोशिश करेंगे एक पंक्ति में अपन अधिकतम सेब और इनको डाल सके। दोस्तों इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं उनमें जो डिब्बे डब्बे वाले इनमें इनका एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो दोस्तों 44, 121 और 11 का एचसीएफ कितना आ रहा है दोस्तों आप देख के पहचान गए कि 11 एचसीएफ आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों अब अपन 11 के पैकिंग बनाएंगे। दोस्तों एचसीएफ का मतलब होगा कि एक डब्बे में इतना डालेंगे, मतलब एचसीएफ निकालने का मतलब यही होता है कि एक डब्बे में अपन इतना डालेंगे। जब दोस्तों मैं जैसे 44 आम है और 11 की पेटियों में पैक करूंगा तो सभी बंदे बता देंगे 4 पेटी बन जाएगी, मतलब 4 पैकेट बन जाएगा, 4 जो इसमें लिखा हुआ है उसी प्रकार से मतलब पंक्तियां बन जाएगी। एक बात है पंक्तियों की न्यूनतम संख्या पूछेगी तो एक पंक्ति में जब 11 रखेंगे तो 244 के लिए 4 पंक्ति और 121 के लिए 11 पंक्ति और 11 के हिसाब से 11 डालोगे तो एक पंक्ति। तो दोस्तों यहाँ से 16 पंक्तियां। दोस्तों इस प्रकार प्रश्न बहुत बार आपसे ये सेवो बोलेगी पेटी में पैक करो तो टोटल कितनी पेटियां बनेगी। तो दोस्तों वैसे मतलब इसमें पंक्तियां पूछेगी तो पंक्तियां भी आप आराम से निकाल सकते हो, 16 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों देखिए आपको मैं जो आपको जीडी का प्रश्न पेपर जो ऐसा लग रहा है कि मैथ मुश्किल आ रही है ये आ रही है, उसको मैं देखिए आपको चुटकियों में आने वाले इस 20 से 30 मिनट में सारे के सारे प्रश्न आपको मैं चुटकियों में हल करवा दूंगा। कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोस्तों क्या दिया हुआ है 5175, क्या दिया दोस्तों 5175 और उस पर 25% की छूट दी गई तो वस्तु का अंकित मूल्य। दोस्तों 25% छूट देने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये 75% की है तो आपको क्या अंकित मूल्य बताना है तो 100% निकालिए। दोस्तों इससे इजी प्रश्न क्या होगा कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ये 51 से 75 है और उस वस्तु पर 25% की छूट दी गई है। इसका मतलब दोस्तों 25% छूट का मतलब वो चीज 100 की थी वो 75 में बेची गई तो दोस्तों ये 75 की वैल्यू होगी और अंकित मूल्य पूछ रहा है तो 100% की वैल्यू पूछी हुई है। तो दोस्तों 25 से काटिए इसको 3 बार, 25 से इसको काटिए 4 बार, फिर दोस्तों 3 से इसको काटिए 17, 25। अब दोस्तों इनको गुणा कीजिए, देखिए 17 चौको 68 और 100 ये गुणंतर 100 रुपए, गुणोत्तर से इसकी एमपी हो जाएगी। दोस्तों एक देखिए 7900 राइट आंसर। तो दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं था, जो लाभ हानि का कॉन्सेप्ट है वही मैंने लगाया, विक्रय मूल्य दिया हुआ था। दोस्तों इसमें 3 चीजें होती है, मैं 1 मिनट आपको बता देता हूँ एक मिनट में। तो दोस्तों इसमें 3 आपको पता, एक तो होती है सीपी, एक होती है एसपी, एक होती है एमपी, 3 चीजें होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसने क्या दिया, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 5175, जैसे 5175 दिया हुआ है और बोल रहा है कि 25% छूट। तो दोस्तों जो लाभ हानि होगा वो तो हमेशा क्रय मूल्य पर दिया जाता है और जो डिस्काउंट है या जो छूट है वो एमपी पर दी जाती है। तो दोस्तों इसने यही बोला हुआ था कि 25% छूट देने के बाद इसका एसपी है वो 5175 है। इसका मतलब दोस्तों 25% की छूट का मतलब होता है वो चीज 75 में आ चुकी है। तो दोस्तों 75 की वैल्यू ये है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 75% की वैल्यू है 5175। तो आपसे एमपी पूछ रहा है तो एमपी का मतलब 100% की वैल्यू पूछने चाह रहा है और 100% की वैल्यू दोस्तों अब मैंने आपको अभी निकाल के बताई, गुणंतर 100 आ जाएगी।
तो दोस्तों इसमें कोई मुश्किल नहीं था, आपको ये तीनों पता होना चाहिए कि सीपी क्या होती है, एमपी क्या होती है और एसपी क्या होती है। तो इससे इस प्रश्न को आप आराम से बना सकते थे। तो दोस्तों उम्मीद करो ये प्रश्न आपको जरूर समझ आ गया होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, एम और एन के रेशियोज दिए हुए हैं, तो दोस्तों कुछ नहीं करना होता। रेशियो मतलब अगर और कुछ नहीं दिया हो तो रेशियो को ही संख्या मानो। तो एम और एन जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 15, और एम में से एन घटाओगे तो आ जाएगा 3। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा दोस्तों, वापस 3 से इनको काटिए 5:1। दोस्तों कुछ भी मुश्किल नहीं था, एकदम इजी प्रश्न था। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ भी आराम से आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय प्रथम 3 महीनों। दोस्तों अच्छा प्रश्न लग रहा है कि प्रथम 3 महीनों में तो था 1100 रुपए, अगले 5 महीनों में 1000 रुपए, और अंतिम 4 महीने जो बच गए उनका था 1200 रुपए एवरेज। ठीक है, और कुल वार्षिक बचत उसने बता दी कि 1300 रुपए उसके पास बचे भी हैं। तो सपना की औसत मासिक आय ज्ञात करनी है। दोस्तों इसने 3 महीने तक 1100 के हिसाब से लगाई है खर्चा, तो 3300 रुपए दोस्तों इतने खर्चा लगाया है। ये मानते हो कि नहीं मानते? कितने दोस्तों? 3300 रुपए। सीधा है दोस्तों, अगर हर महीने 1100 रुपए आप खर्च करोगे तो 3 महीनों में आपको पता है वो 3300 रुपए ही खर्च होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 5 महीने 1000 के हिसाब से खर्च किए तो 5000 रुपए यहां खर्च कर दिए, और 4 महीने 1200 को 4800 रुपए यहां खर्च कर दिए। दोस्तों ये तो देखिए तीनों है खर्चा, ये उसके पास बच गया। तो दोस्तों देखिए पहले अपन खर्चा, ये तो हो गया खर्चा और ये हो गया बचत। तो इन दोनों को जोड़ूंगा, खर्चा और बचत जोड़ते हैं तो वहां से इनकम आ जाती है। तो चलिए दोस्तों जोड़ते हैं, 0 0 8 6 14 हासिल पाई 1 5 5 10 4 14। ये दोस्तों उसकी टोटल इनकम हो जाती है। तो अब ये दोस्तों 12 महीने की इनकम होगी टोटल। अब तो सपना की औसत मासिक आय पूछ रही है दोस्तों, 12 महीना की आय है। तो 1 महीने के निकालने के लिए 12 का भाग दोगे तो दोस्तों 12 ही बार चला जाएगा, तो 12 और 00। ये दोस्तों उसकी मासिक औसत आय हो जाती है। दोस्तों ये रहा राइट आंसर 1200 रुपए। दोस्तों इसमें कुछ नहीं था, अलग अलग जो खर्चा था उसको जोड़ लिया, उसकी बचत जोड़ ली, टोटल इनकम आ गई, और टोटल में हर 1 महीने पूछा हुआ है। अगर पूछता कि वार्षिक आय क्या है तो दोस्तों उत्तर हो जाता 12400, लेकिन उसने पूछा है कि मासिक औसत, तो दोस्तों उसके लिए मुझे 12 का भाग दे के ये 1200 आपके सामने प्रस्तुत करने पड़े। तो दोस्तों उम्मीद करो ये प्रश्न भी आपको आसानी से इजीली समझ में आ गया हो। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों इस बार एसएससी जीडी के लगभग हर शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन के अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ मुश्किल भी नहीं है, इजी प्रश्न आ रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले कोष्टक को हल, मैंने आपको बताया था कि कोष्टक को हल करना होता है। तो दोस्तों देखिए ये आ गए यहां से 33 और 7 40 इंटू, फिर दोस्तों इस कोष्टक से कितना आ रहा है बाहर 22 गुणा, इस कोष्टक से कितना आ रहा है दोस्तों 25। दोस्तों कुछ भी नहीं किया मैंने, एकदम इजी कैलकुलेशन। फिर दोस्तों देखिए 40 को मैं 25 से करूंगा, क्योंकि यहां से दोस्तों क्या बनेगा, यहां से आपके पास 1000 बन जाएगा। दोस्तों इजी प्रश्न हो जाएगा। आप 40 को 25 से करोगे तो 1000, और 1000 को जब आप 22 से गुणा करोगे तो 22000। तो देखिए दोस्तों इससे इजी प्रश्न और क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये आपके सामने मौजूद रहा 22000। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस कैलकुलेशन को आराम से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब दोस्तों होता है एमपी, वो 2000 है। प्रश्न को दोस्तों पढ़ते जाइए और लिख करते जाइए साथ साथ में। उस पर एक तो 20% की छूट दी गई। तो दोस्तों 20% का मतलब आपको पता होगा कि 1/5 होता है। 1/5 छूट देने का मतलब 5 रुपए की चीज पर 1 रुपए की छूट दी, इसका मतलब उसको बेचा कितने पर है 4 रुपए पर, 4/5 में बेच दिया। फिर दोस्तों इसने बोला कि X% की एक छूट और दी है। दोस्तों मैं यही मान, दोस्तों अब यहां से आप क्या इतना ही कीजिए, एक बार पहले आप ये एक छूट दीजिए। दोस्तों इस प्रश्न को देखिए मैं आसान बना देता हूं, पहले एक छूट दीजिए। तो दोस्तों ये छूट देने के बाद जब देखिए यहां से आप इसको काटोगे तो 400, मतलब ये एक छूट देने के बाद ये 1600 रुपए में बिकनी चाहिए थी, लेकिन एक छूट और दे दी के बाद कुर्सी 1400 रुपए में बेचेगी। दोस्तों 1400 में बेचेगी। दोस्तों ये इस प्रश्न को करने का सबसे आसान तरीका, पूरे यूट्यूब पर सर्च मार लेना बंदो, कि 1600 रुपए एक छूट देने के बाद 1600 में ये चीज बिकनी थी, लेकिन 1400 रुपए में बिकी है। तो दोस्तों कितने रुपए की छूट मिली है यहां पर बंदे को 200 रुपए की। और दोस्तों हमेशा छूट होती है वो किस पर मिलती है,
दोस्तों छूट में से आप ध्यान रख लेना चाहिए, 2 छूटें मिली है तो पहले एक छूट मिलने के बाद वो 1600 पर आ गई। अगर वो 1600 पर बिकती तो दूसरी कोई छूट नहीं होती, एक्स 0 हो जाता। लेकिन दोस्तों ये एक छूट और दी है, तभी 1600 का माल चला गया 1400 में, तो 200 की छूट 1600 पर, और परसेंट में निकालनी है तो 100। तो दोस्तों यहां से आप जब 200 से काटो तो यहाँ पर 8 आ रहा है, और 8 का यहाँ भाग दोगे तो 12.5% आएगा दोस्तों। इसका मतलब एक छूट जो और है वो 12.5% है। सवाल में उसको एक्स बना के बताया गया था, आपको यही निकालना था कि वो दूसरी छूट कितनी है। दोस्तों इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। एक छूट तो इसने क्लियर बोली हुई थी दोस्तों, एक छूट तो इसने क्लियर बोली। मैं थोड़ा मैं साफ करके आपको बता देता हूं दोस्तों, 1 मिनट में ही बता देता हूं आपको मैं। हाँ दोस्तों अब देखिए, तो दोस्तों एक छूट तो इसने बोल दी थी 20% और एक एक्स परसेंट बोल दी, लेकिन मैंने बताया कि आप पहले एक छूट दीजिए, जो इसने बोली थी वो मैंने यहाँ दे दी। यहाँ देने के बाद वो 1600 का सामान बच गया, लेकिन वो 1400 में बेचा, इसका मतलब 200 रुपये फिर से छूट दी है। 1600 पर 200 इंटू 100 तो यहाँ 12.5%, इसका मतलब एक 12.5% की छूट और दी गई है। जो सवाल में जिसकी एक्स की वैल्यू पूछी गई थी वो 12.5% हो जाएगी। तो दोस्तों ये भी एक शानदार प्रश्न था और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप आराम से इजीली इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है अपना, कि एक क्रिकेट टीम के 7 पुरुषों की आयु दी हुई अलग अलग और उनकी औसत पूछी हुई। तो दोस्तों औसत में क्या होता है कि जब अपन एवरेज निकालते तो वहां पर सभी राशियों का योग करते हैं, मतलब टोटल करते हैं, और उनकी कितनी संख्या उनका भाग दे देते हैं तो वो एवरेज बन जाता है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इनका योग, एवरेज निकालेंगे अपने को योग करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों देखिए 26 से स्टार्ट में, देखिए दोस्तों मैं अलग अलग भी जोड़ सकता हूँ, लेकिन दोस्तों वैसे जोड़ते हैं। जैसे आखिरी अंक जोड़ेंगे सबसे पहले, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 9 21, 21 4 25, 25 8 33 और 33 और 2 35, तो हासिल पाई 3। फिर दोस्तों पहले अक्षर जोड़ लेंगे, 3 हासिल पाई, तो 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 2 11 और 2 13 और 2 15 और 2 17। ये तो हो गया योग। और संख्या कितनी है दोस्तों, 7 पुरुष है दोस्तों, 7 है तो 7 का भाग दे देंगे तो यहाँ से एवरेज कितना आ जाएगा 25। तो दोस्तों ये रहा एवरेज 25। तो दोस्तों ये तो एकदम इजी टू इजी है। अगर आप एवरेज का अगर नाम ही जानते हो तो ये आप जानते होंगे कि एवरेज निकालने का फॉर्मूला यही होता है कि सभी राशियों का योग और बटे उनकी संख्या। तो दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, इन सभी का योग लिख दिया। पहले दोस्तों मैंने इन सब का योग लिख दिया और फिर इनका जितनी संख्या थी उनका भाग दे दिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों 25। तो दोस्तों उम्मीद करो इस प्रश्न को आप आराम से इजीली समझ चुके होंगे। दोस्तों इसी प्रकार के मैं आपको सभी शानदार प्रश्न इसी शानदार वे में करवाने वाला हूं। तो प्रश्न को देखिए कि ए और बी दोनों 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेच रहे हैं। तो ए है और एक बी नाम का बंदा है, ये भी 5000 में बेच रहा है दोस्तों, 5 लिख रहा हूं यहाँ, और ये भी 5000 में बेच रहा है। ए 25% का लाभ कमाता है, ठीक है, जबकि बी को 10% की हानि होती है। तो ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात दोस्तों, जब ये 5000 में बेच रहा है दोस्तों, जब ये 5000 में बेच रहा है पहले वाला बंदा, तो इसको 25% का फायदा हो रहा है दोस्तों। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 की चीज ये 5 में बेच रहा है। उस सवाल में अपने हिसाब से 5000 बेच, मतलब 25% का मतलब होता है 1/4 प्रॉफिट, मतलब 4 की चीज 5 में बेचेगा, लेकिन 5 की वैल्यू अगर 5000 है तो इस 4 की वैल्यू 4000 हो जाएगी। इसमें दोस्तों इसने 4000 में खरीदा था, ये इसकी सीपी हो जाती है। फिर दोस्तों इसको 10% की हानि, दोस्तों इस चीज को समझिए, इसको 10% की हानि, मतलब 5000 में जब इसने सामान बेचा, ठीक है, तो 10% हानि का मतलब होता है दोस्तों 1/10 हानि, मतलब 10 का सामान इसने 9 रुपए में बेचा है, और सवाल बोल रहा है कि इसने भी 5000 में बेचा। इसका मतलब दोस्तों इस 9 की वैल्यू है, 9 की वैल्यू ये है, तो 10 की वैल्यू ये हो जाएगी। ये दोस्तों दोनों की सीपी हो गई। तो इसने पूछा है कि दोनों की सीपीओ का अनुपात, मतलब क्रय मूल्य का अनुपात। तो दोस्तों यहां से आप आराम से निकाल सकते हो। देखिए 3 0 से 3 0, ये दोस्तों 9 है जो नीचे है, जो वो ये जाएगा उधर गुणा में, तो 9 चौक 36, और ये यहां हो जाएंगे 50। फिर दोस्तों 36 और 50 को 2 से काटिए तो 18 और 25, 18 और 25, तो ये रहा दोस्तों 18 और 25 रेशियो। तो दोस्तों इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, एक इजी प्रश्न है कि पहले को 25% का लाभ होने का मतलब 1/4, मतलब 4 की चीज उसने 5 में बेची है, 5 की वैल्यू सवाल में 5000 है, तो 4 की वैल्यू सीपी की 4000 हो गई। इसी प्रकार दोस्तों इसने जो बी है
बी है, उसने क्या है 10% लॉस पर बेचा। इसमें 10 का सामान उसने कितने पे बेचा है, 10 के सामान उसने 10 का सामान 9 में बेचा, लेकिन सवाल अपने हिसाब से 9 में, लेकिन सवाल में 9 की वैल्यू 5000 है, तो 1 की वैल्यू 5000/9, और अपने से सीपी की साइड जाना तो 10 से गुणा कर दिया। तो दोस्तों ये रेशियो आपके पास आराम से बन के आ गया 18:25। दोस्तों उम्मीद करो ये भी एक अच्छा प्रश्न था और आपको समझ भी आराम से आ गया होगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, जो भाई बंधु अभी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों अब हर दिन कोशिश करूंगा कि डेली आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आऊं, जिसमें एसएससी जीडी 2024 के जो प्रीवियस मैथ्स हैं वो कंप्लीट आपको इसी चैनल पर बैक टू बैक रोज करवाऊं, तो आपके मैथ्स का जो टारगेट है 20/20 वो आपको अचीव हो जाए। इसीलिए दोस्तों मैं ये आपके लिए सारे प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी इस चीज को समझेंगे और कोऑपरेट करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, प्रश्न नंबर 11 को, कि 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चला कि अभी केवल 10% का काम है। मतलब 8 दिन उसने काम किया और फिर उसको पता लगा कि 10% ही काम पूरा हुआ है। ठीक है, वह पूनम को काम पर रखती, जो दोस्तों अब इसके यहां से पढ़िए, एक तो होगी राखी, एक होगी पूनम। वह पूनम को काम रखती जो राखी से 20% अधिक कुशल। दोस्तों 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर राखी 5 करेगी तो उतने टाइम में ये 6 काम कर देगी। ये इनकी एफिशिएंसी है दोस्तों। शेष काम को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन और लगेंगे, मतलब अब दोनों लगेगी। दोस्तों इस चीज को समझिए दोस्तों, अगर यही लगी रही थी, एक बार हल्का सा दिमाग लगाइए, अगर यही लगी रहती तो उसको 80 दिन लग जाते। दोस्तों मानते हो कि नहीं, लगते कि नहीं? अगर 8 दिन में 10% राखी काम कर रही है, अगर ये नहीं आती पूनम तो इसको 100% करने में 80 दिन लगते। दोस्तों जब एक सिर्फ और सिर्फ राखी थी तब उसको, मतलब 5 की कैपेसिटी, ये राखी कैपेसिटी, अगर सिर्फ और सिर्फ जब राखी थी तो उसको 80 दिन लग रहे थे। अगर जब 5 की कैपेसिटी थी तब 80 दिन लग रहे थे, अब दोनों लगेगी तो कैपेसिटी 11 की हो जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको अलग अलग मास्टर अलग अलग तरीके से मुश्किल करके बताएंगे, लेकिन दोस्तों ये मैं बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूँ कि अगर 8 दिन में 10% तो दोस्तों 100% करने में उसको 80 दिन लगते हैं। सिर्फ जब उसकी 5 सिर्फ और सिर्फ वही लगी, मतलब 5 की कैपेसिटी से जब काम हो रहा था तब टाइम कितना लगता, 80 दिन। अब दोस्तों मैं अगर बताऊं, अगर 1 की कैपेसिटी से काम होता, अगर 5 की वैल्यू 80 है, मतलब 5 दिन, एक दिन में जब 5 काम हो रहा है तब 80 दिन लग रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आपको बड़ी आसानी से, मतलब इजी तरीके से समझा रहा हूँ, इससे इजी तरीका आप इस प्रश्न को नहीं बना पाओगे। तो दोस्तों देखिए मैं आपको ये बता रहा कि अगर ये 80 दिन लग रहे, कब, जब वो 1 थी, लेकिन अब ये कैपेसिटी मतलब अब 2 आ गई। अगर 5 वाली कैपेसिटी वाली करती तो उसको दिन लगते 80। तो यहाँ से आप टोटल वर्क भी निकाल सकते हो, और इसके अलावा दोस्तों जो काम हो चुका है उसको घटा दीजिए। सबसे पहले आप देखिए, मतलब 5 की कैपेसिटी से अगर 80 दिन काम करते तो दिन कितने हो जाते, सर दोस्तों काम कितना हो जाता, 5 की कैपेसिटी 80 दिन काम है, टोटल काम कितना हो जाता है, 400 हो जाता है। टोटल काम कितना होता है, 400। लेकिन दोस्तों 10% तो वो कर चुकी है, तो दोस्तों इसका 10% कितना होता है, 40। इसका 10% दोस्तों 40, तो जब उसमें से आप टोटल काम में से 40 घटा दोगे तो दोस्तों काम बच जाएगा 360। अब दोस्तों 360 जो ये काम है उसमें सिर्फ और सिर्फ राखी ही नहीं है, 5 वाली नहीं है, अब ये दोनों मिलके करेगी तो 11 की कैपेसिटी होगी दोस्तों, 5 और 6 11। तो दोस्तों ये टोटल बचा हुआ काम और ये एफिशिएंसी। तो दोस्तों बचे हुए काम में शेष काम को पूरा करने में दोस्तों 360/11 दिन लगे। दोस्तों फिर बता दूं, इस प्रश्न को एक बार फिर बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये शानदार प्रश्न लगा दोस्तों, मेरे को एक अच्छा प्रश्न लगा, इसीलिए मैं दोस्तों 1 मिनट में आपके लिए रिकैप कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपके अच्छे प्रश्न है, वो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं रहती है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए कि राखी 8 दिन में 10% काम करती है, तो इसको अगर 100% करवाना चाहूं तो इसको लगेंगे 80 दिन। फिर दोस्तों राखी और ये पूनम है, अब बोल रहा है कि पूनम की कैपेसिटी 20% अधिक है, तो 20% का मतलब आपको पता है 1/5, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी अगर 5 है एफिशिएंसी तो इसकी 6 होगी। अगर 5 की एफिशिएंसी से 80 दिन काम होगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 की एफिशिएंसी 80 दिनों में काम हो जाता है 400। लेकिन दोस्तों ये टोटल काम है 400, इसमें से 10% तो उसने अकेले ने कर दिया, ये 10% काम पूरा हो गया, तो 10% यहाँ से घटा दीजिए। 10% का 40, 400 का 10% 40, पीछे काम कितना रहेगा दोस्तों 360।
कितना रहेगा दोस्तों 360, और अब कैपेसिटी क्या रहेगी, दोनों लग गई तो 6 और 5 11 कैपेसिटी, तो दोस्तों टोटल टाइम लग जाएगा 360/11, और राइट आंसर भी यही है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप चाहे कहीं चेक कर लेना, किसी भी मास्टर का अगर सॉल्यूशन भी चेक करोगे तो इस इजी वे में अगर ये प्रश्न दोस्तों मिल जाएगा तो कमेंट जरूर कर देना कि सर हाँ इससे इजी तरीके से भी इस प्रश्न को किया जा सकता है। दोस्तों मैं जो भी चीज बताऊंगा वो सॉलिड होगी, ना कहीं यहीं कहीं से कुछ भी आपको नहीं सिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्लास का नेक्स्ट प्रश्न की, एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई में कितनी घटानी पड़ेगी। दोस्तों शानदार प्रश्न है। दोस्तों आपको पता है कि एरिया क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई बराबर क्या होता है, एरिया। फिर दोस्तों अपने ये बोल रहा है कि एरिया तो अपने को कांस्टेंट रखना है, बोल रहा है कि लंबाई में 14.28 का मतलब दोस्तों 1/60। दोस्तों आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी, जो ये 14.28% का मतलब होता है 1/7। अब ये बोल रहा है लंबाई दोस्तों 1/7 का मतलब हो गया कि 7 से 8 कर रहे हैं, 7 में एक वृद्धि का मतलब होता है अगर 7 थी लंबाई तो उसको 8 कर रहे हैं। अब दोस्तों लंबाई तो अपने 7 से 8 कर दी, और हम चाहते हैं कि इन दोनों का जो गुणा है, मल्टीप्लीकेशन है, जो प्रोडक्ट है वो सेम रहे। तो उसके लिए दोस्तों एक ही चीज है कि लंबाई अगर 7 से 8 करी है तो आपको चौड़ाई को 8 से 7 करना पड़ेगा, तभी 7×8 56 और 7×8 56 एरिया सेम रह पाएगा। तो चौड़ाई में कितनी घटाई है दोस्तों, अब देखिए चौड़ाई पहले 8 थी, अब 7 कर दी, तो कितनी घटाई मैंने 1 घटाई है, कितने से घटाई है 1/8। तो दोस्तों 1/8 अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है तो परसेंट में इसका मतलब होता है 12.5%। अगर दोस्तों नहीं पता तो 1/8 को आप जब 100 से गुणा करोगे तो फिर 100 में 8 का भाग दोगे तो 12.5%, जो कि राइट आंसर है। तो दोस्तों देखिए ये भी एक अच्छा प्रश्न था क्योंकि इसमें एरिया सेम रखना है। अब दोस्तों लंबाई अगर 7 से 8 की है तो उसको 8 से 7 करना पड़ेगा, तभी आपका एरिया सेम रह पाएगा। हमेशा दोस्तों अगर कोई भी दो संख्याओं का अगर आपको गुणा समान रखना है तो एक संख्या में जितनी वृद्धि होती है, अगर यहाँ 5 से 9 हो रहा होता तो इसमें आपको 9 से 5 करना होता, तभी आपका वही सेम उतना ही एरिया रह पाता। तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर प्रोडक्ट सेम है तो एक संख्या अगर 5 से 7 या 3 से 2 हो रही है तो उसको 2 से 3 या उसी प्रकार से रेशियो उल्टा चलता रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये भी प्रश्न शानदार प्रश्न था और आपको समझ भी आराम से आ गया होगा। देखिए दोस्तों रेलगाड़ी आधारित प्रश्न है कि दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में, दोस्तों विपरीत दिशा मतलब ये हो गया है, ठीक है, समान चाल से दोस्तों स्पीड से हमें, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है। दोस्तों ये भी 320 मीटर लंबी है और ये भी 320 मीटर लंबी है, और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। दोस्तों एक दूसरे का पार करने का मतलब होता है कि दोनों की लंबाई चल जाएगी। तो दोस्तों दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी 640। ये दोस्तों 18 सेकंड में चल रही है, तो ये स्पीड यहाँ देखिए 640 या 18 सेकंड में, एक सेकंड में इतना चलेगी, 640 में उसको 18 सेकंड लग रहे हैं। तो दोस्तों 18 सेकंड में इतनी चलेगी, तो एक सेकंड में 640/18। अब ये दोस्तों स्पीड यहाँ आ चुकी है मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन दोस्तों मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, दोस्तों इसमें दो सिस्टम है। अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में जाते हो तो वहां तो 5/18 से गुणा होता है, और जब आप इस कंडीशन में मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चाल पूछिए, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो 8/5 से गुणा, 18/5 से गुणा होगा, 18 से 18 कट जाएगा। दोस्तों कहीं मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक तो नहीं कर दी। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी 320 है, 8 सेकंड 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो दोस्तों मैंने बिल्कुल कोई गलती नहीं की। हो सकता है दोस्तों इसमें गलती हो या कहीं छोटी गलती मुझसे भी हो, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से फिर से आपके लिए चेक कर देता हूँ। 320 है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है, अगर एक की 320 है, विपरीत दिशा समान चाल से विपरीत दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में चलिए, तो 320 की ये हो गई और 320 की ये हो गई, तो 640 दोस्तों ये बिल्कुल सही है। 18 सेकंड में वे एक दूसरे को पार, 18 सेकंड भी सही लिखा है मैंने दोस्तों। अगर ये मीटर प्रति सेकंड में आ गई तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो दोस्तों यहाँ देखिए 64 से 64 कटेगा दोस्तों, बिल्कुल मेरे हिसाब से यही आएगा उत्तर। देखिए काट देता हूं, 12 पंजो 60, 12 पंजो 60, 128। दोस्तों दोनों की स्पीड का योग आ जाता है 128 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों आपको पता है कि ये इधर से आ रही है, ये इधर, इसका मतलब दोनों की चालें जुड़ी हुई है। तो दोस्तों जब दो चालों का योग जो समान चालें हैं, अगर दो समान चालों का योग 128 है तो प्रत्येक की चाल 64 नहीं होगी क्या? दोनों का योग 128 है, दोनों बराबर हैं तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों प्रत्येक गाड़ी की स्पीड 64 किलोमीटर प्रति, क्योंकि दोस्तों यहाँ से 128, लेकिन दोस्तों 128 क्या है, जब ये विपरीत दिशा चलती है तो दोनों की चालें जुड़ जाती है।
दोनों की चालें जुड़ जाती हैं दोस्तों। ए प्लस बी हमेशा मतलब कोई भी चाल ए और बी है तो जो विपरीत दिशा में चलती है जुड़ जाती है। तो दोस्तों जुड़ने के केस में 128 आ गई, और बोला है कि प्रत्येक की समान है, तो समान का मतलब हो गया 64 की दो स्पीडें मिलेगी तो 128 बन जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा प्रश्न था, मैंने सोचा इसमें 64 लिखा हुआ, कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं की, इसलिए मैंने वापस चेक किया, लेकिन दोस्तों राइट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 64 इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अपने क्लास के सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न को देखिए दोस्तों कि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। दोस्तों क्या कि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जब वह धनराशि स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें एक छोटा सा फंडा काम कर ध्यान रखना हमेशा से ही, आपसे पूछा है कितने वर्षों में, तो दोस्तों यहां इस 2 की जितनी पावर होगी, तो दोस्तों इस 2 की मैं क्या पावर लगाऊं कि ये 4 बन जाए, तो सभी बंदे बोलेंगे 2 लगा दीजिए सर। तो जो ये पावर लगी है वो इसके गुणा में आ जाएगी और यहां उत्तर आ जाएगा 20। राइट आंसर हो जाता है 20 वर्ष। दोस्तों अगर ये नहीं दिया होता, अगर ये नहीं मान लो ये दिया होता और ये नहीं दिया होता, तो आप क्या करते? अगर ये कुछ नहीं दिया होता तो ऐसे अगर 10 सालों में 10 सालों में 2 गुना हो रही तो 20 सालों में कितनी होगी? तो दोस्तों जो यहाँ पर जो 2 गुना था वो यहाँ पावर 2 बन जाती है, तो 2 की पावर 2 4, ये देखिए दोस्तों 4 था, तो यहाँ जो पावर होती है वो यहाँ गुणा में आ जाती है, और यहाँ जो गुणा में होती है वो यहाँ के लिए पावर बन जाती है। ये दोस्तों एक सीधा साधा संबंध है, और 20 दोस्तों ये रहा इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अपने क्लास के लास्ट और आखिरी प्रश्न पे। तो दोस्तों आज के सेशन को आपने बहुत इंजॉय किया होगा, और इस लास्ट प्रश्न को भी इसी प्रकार इंजॉय करते हैं कि एक परीक्षार्थी में एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से 30 अंक अधिक। दोस्तों ये तो बालक भी होता है, एक बंदे ने 75% अंक प्राप्त किए, किसी दूसरे ने 60% अंक किए। दोस्तों इससे आसान प्रश्न क्या होगा आप भी बताइए, कि एक बंदे ने 75% अंक प्राप्त किए किसी ने, ठीक है, और एक दूसरा बंदा है उसने 60% अंक किए, तो दोस्तों कितना परसेंट ज्यादा अंक अर्जित किए? 15%। और सवाल बोल रहा है कि 30% अधिक अंक किए, तो परीक्षा का अधिकतम अंक दोस्तों ये 15 की वैल्यू है, तो आप 1 की काटोगे तो 15 का भाग का 2, और जब 100% की बारी आएगी तो 2 जोड़ चिपका दें तो 200। तो दोस्तों ये देखिए ये भी शानदार प्रश्न था। और SSGD का जो आज का अपना 20 जो फरवरी का आपका पेपर है 2024 वाला, उसके मैथ्स के जो 20 प्रश्न थे दोस्तों, कितने प्रश्न थे आपको पता होगा? 20 प्रश्न थे, उसमें से 20 प्रश्न दोस्तों मैंने आपको करवा दिए। तो दोस्तों मैं ऐसी आशा करता हूं कि ये आप वीडियो देखने के बाद ये समझ गए कि मैं परमानेंटली दोस्तों परमानेंट आपके लिए इस प्रकार के सेशन आपको देने वाला हूं। परमानेंट इस प्रकार के सेशन दूंगा, तो गारंटी लेता हूं कि आप इस बार जब SSGD जो दोस्तों दिसंबर तक होने की उम्मीद है, मतलब नवंबर दिसंबर में जो होने वाला है, जो आपकी एग्जाम तिथि आई हुई है कैलेंडर में देख लेना, उस हिसाब से अगर इस टाइम एग्जाम होता, अगर आप आज से मेरे साथ अगर आप इस प्रकार की जैसे मैं 30 से 40 ये शिफ्टें रखूंगा, इसके अलावा इससे पिछले वाले प्रीवियस जो 20 से 30 वो शिफ्टें, इसमें मतलब 40 से 50 शिफ्ट के बाद है, मतलब 40 से 50 वीडियो के बाद इस चीज की गारंटी हो जाएगी कि आपका स्कोर 20 से 19 ही नहीं आएगा, आपका स्कोर 20 में से 20 ही आएगा। तो इसीलिए बोला हूं दोस्तों, चैनल के साथ नहीं जुड़े तो अभी जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका फ्री में गणित पढ़ने का, 20 में से 20 नंबर लाने का GD में आपके पास और कोई मौका नहीं बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद करूँ आज के इसको जो अपना सेशन था उसको आपने इंजॉय किया होगा। तो चलिए दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आराम से रहिए, मस्ती से पढ़िए दोस्तों।